So, good evening, friends. Welcome to Azure for Tech once again. सो एनवायरमेंट हम लोग कल स्टार्ट करने वाले थे बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली एनवायरमेंट की काफ़ी डिमांड भी थी और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो हमें करने ज़रूरी थे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे देवर वी मोर रिलेटेड टू केमिस्ट्री टाइप। तो एल्कलिनिटी, हार्डनेस, इनमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको ही मालूम है हर साल हार्डनेस, एल्कलिनिटी, इस पर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कर लेंगे। दूसरा क्या है कि सेडिमेंटेशन टैंक, उसकी एफिशिएंसी वगैरह पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, राजस्थान जेई के लिए गए नहीं थे एग्जाम देने, क्या प्रिपेयर करें राजस्थान का जीके? यार आप लोग एक आरटीआई वगैरह फाइल कर दो। ठीक है, तो शायद वहाँ से रिप्लाई आ जाए कि वो आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज ये टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनका क्या क्या सोचना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 35.67 मिलीग्राम HCl is added to distilled water and the total solution volume is made to 1 लीटर। तो क्या है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, या 1 लीटर सोल्यूशन है। बेसिकली क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन है और इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपने क्या किया हुआ है, 35.67 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो आपने इसमें ऐड किया है। HCl आपने क्या किया है, ऐड किया है। आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 1 एंड 35.5 रेस्पेक्टिवली। नेग्लेक्टिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की पीएच आपसे पूछी हुई है, इस सॉल्यूशन की पीएच आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो इसका आपने आंसर करना है। पहले आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं जरा ध्रुव का होमवर्क भेज दूं। ठीक है, फिर मैं आपको इसको क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। ठीक है, डिस्कस करता हूं। चले, तो आंसर आ गया है। आंसर विपिन पटेल दे रहे हैं, सी इज द आंसर। देखते हैं आंसर सी है या नहीं है। बिल्कुल आंसर सी ही है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिएगा होता है क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। तो बेसिक यह है कि वाटर के अंदर जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पुट करेंगे तो ये H प्लस और प्लस Cl- देगा। ठीक है, अब इस सवाल को आप एक सवाल की तरह मत लीजिए, मैं इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। ये आपको आती भी होंगी, जिन्हें आती हैं कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती है वो लोग सीख लेंगे। और जो वाटर होता है ये डिसोसिएट होकर देता है H प्लस प्लस OH-। सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो पीएच होता है इट इज निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये आपके पास होता है। ठीक है भैया, अब यहां पर H प्लस आपको वाटर से भी मिल रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी मिल रहा है। तो यहां पर तो फिलहाल ये था, सवाल में मेंशन है कि आपने इसको कंसीडर नहीं करना है। इसको कंसीडर नहीं करना है मतलब सारा का सारा जो H प्लस है वो कहां से आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली मोलैरिटी। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, इट इज मोलैरिटी, मोलरता, अगर आपको याद हो। ठीक है भाई, तो व्हाट इज मोलैरिटी, ये आपको देखना पड़ेगा मोलैरिटी क्या होती है। तो पहले जिनको मोलैरिटी नहीं आता उनको बता दें, मोलैरिटी होती है मोल या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 1 लीटर में, पर लीटर सोल्यूशन, पर लीटर सोल्यूशन। अब आप कहेंगे सर सोल्यूशन तो ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे सर सोल्यूशन तो ठीक है, ये मोल्स क्या है ये तो पता ही नहीं, व्हाट इज मोल। तो मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, ठीक है, वेट अपॉन मोलर वेट या मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास, आप में से कोई बता सकता है मोलर मास क्या होता है या मोलर वेट क्या होता है? मोलर मास या मोलर वेट, याद रखिएगा यहां पर वेट का मतलब वो फोर्स नहीं होता है न्यूटन वाला, यहां पर वेट मतलब ग्राम में, यानी कि मास को ही हम लोग यहां पर केमिस्ट्री में वेट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल, mass of 1 mole, it means mass of 6.022 into 10 raised to power 23 particles, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल का नहीं, 6.022 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स का जो मास होता है उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का मोलर मास बोलें तो वो होगा 18, और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो ये भी होगा 18, मॉलिक्यूलर मास भी 18 है, ठीक है। अगले पेज पे करते हैं। एटॉमिक मास इन ग्राम नहीं, एटॉमिक मास ग्राम में कैसे हो सकता है, खुद सोचो, एक एटम का मास ग्राम में हो सकता है क्या? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है और जो मोलर मास है वो भी 18 होता है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो एक्चुअली ये जो 18 होता है ये होता है एएमयू में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में, किसमें होता है? एटॉमिक मास यूनिट में। और ये जो 18 होता है ये होता है ग्राम में, ये होता है ग्राम में, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन का 1 ग्राम मतलब 1 मोल, ठीक है भाई, यानी कि एटम नॉट मॉलिक्यूल, सही है। तो फर्क ये है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। तो जो एएमयू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, इतना होता है, समझ गए आप? तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे और उसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोलर मास होगा। तो 18 ग्राम, यहां पर मतलब यह है कि अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो 18 ग्राम वाटर मतलब 18 ml वाटर, प्योर वाटर, तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और ये सभी के लिए है। इसी तरीके से आप मीथेन का निकालोगे तो इसका जो आएगा 16, तो अगर मैं 16 ग्राम लिखूंगा तो वो मोलर मास होगा, और अगर 16 एएमयू लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, केवल एक मॉलिक्यूल का, और मोलर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का। हाँ ठीक, वेरी गुड, वही कह रहे हैं, इसका मतलब वेरी गुड, आपको मालूम है, ठीक है भाई। तो मोलरिटी निकालने के लिए अब हम सवाल पर वापस आते हैं। तो हमें क्या करना है कि गिवन क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है, गिवन क्वेश्चन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 35.67 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर या मोलर मास होगा वो कितना होगा, तो क्लोरीन का दिया हुआ है 35.5, सवाल में गिवन है, हालांकि इतना हमें आना भी होना चाहिए। तो HCl का जो मॉलिक्यूलर मास
या जो मोलर मास है वो हो जाएगा 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। तो ये हो जाएगा 36.5, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 35.67 इंटू 10⁻³ अपॉन 36.5, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से। 1 क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गई। ये बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी में किसी को दिक्कत तो नहीं है। HCl का मास, कितना मास पानी में डाला है वो मालूम है 35.67 मिलीग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका जो मोलर मास है वो मैंने ऐड करके निकाल लिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये मोल पर लीटर आ गए। यहां तक किसी को कोई समस्या है, नहीं है। अब देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक होता है तो ये देता है H प्लस प्लस Cl एंड इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का होगा, क्योंकि एक HCl से एक H प्लस मिल रहा है, क्योंकि एक HCl से एक H प्लस मिल रहा है, तो ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन था जो मुझे गिवन था क्वेश्चन में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl था जो हमने कैलकुलेट किया, कितना 35.65 35.67 इंटू 10⁻³ अपॉन 36.5, और यही किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के। तो pH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया 35.67 इंटू 10⁻³ अपॉन 36.5, दैट इज इक्वल्स टू 0.9773 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, और यहां पर हमने इसको पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3.01। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इस क्वेश्चन में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और आप देखिएगा इसी प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर 2020 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया गेट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर है 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसमें मैंने 0.049 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाया है। अब pH बताओ, अब pH बताइए कितनी होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सबसे पहला काम होगा इसका मोलर मास निकालना। तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 इंटू 16, ये आ जाएगा आपके पास 98 ग्राम। कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मोल्स कितने हो जाएंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 0.049, 0.049, और मोलर मास कितना है 98, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स हो जाएंगे शायद। ठीक है, देख लेना इतना ही आना चाहिए। 0.049 को मैं 98 से डिवाइड करूंगा तो ठीक है यही आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 10⁻³ बल्कि मैं यहां पर एक और चेंज कर देता हूं आपके लिए, ये कि ये वॉल्यूम जो है मैं 500 ml ले लेता हूं, ये वॉल्यूम मैं क्या ले लेता हूं 500 ml। हाँ, इसकी PDF मिलेगी आपको ग्रुप में, मैं इसका वॉल्यूम ले लेता हूं 500 ml। तो बेटा जब मैं 500 ml लूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा मैं कितने से, 500 अपॉन 1000 से, लीटर में करना है ना, तो 500 ml का मतलब आधा लीटर,
तो ये जो मोलरिटी आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम जरूरी थोड़ा हमेशा 1 लीटर ही दिया रहेगा। अब देखिएगा जब मैं H2SO4 की इक्वेशन लिखता हूं तो यहां से मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसका मतलब अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन X है तो हाइड्रोजन का H प्लस का कितना होगा, 2X होगा। H प्लस का कितना होगा, 2X होगा। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, जल्दी बताइए। ये कितना होगा, 2X होगा। ठीक है, तो यानी कि अब जब मैं pH निकालूंगा तो pH इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ, अब कितना था वो 10⁻⁻3 था, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, या मैं यही ना कर दूं, यहीं पे कर देते हैं, इसी पेज पर हो जाएगा। तो pH इज इक्वल्स टू हो जाएगा निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये रहेगा 3 माइनस लॉग 2, लॉग 2 इज 0.3010, तो 2.7, ठीक है, देख लेना 2.7 ही आएगा क्या, 2.7 के आसपास आना चाहिए pH। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा आपके पास सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? अब यहां पर यह सवाल बड़ा इजी था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये हो जाता वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले क्वेश्चन में, यानी कि ये तो मैंने दूसरा एग्जांपल करवा दिया क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सपोज करो बालक यहां पर एक लाइन ना होती, अगर यहां पर एक लाइन ना होती कि नेग्लेक्टिंग डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अगर हम वाटर का डिसोसिएशन नेग्लेक्ट नहीं करते तो ये सवाल कैसे होता, तो ये सवाल कैसे होता। तो मैं इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl आपको दे रखा है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इस सॉल्यूशन की पीएच बताओ जल्दी से कितनी होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, कैलकुलेट भी नहीं करना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली गिवन है। इस सॉल्यूशन की पीएच बताओ जल्दी से कितनी होगी। बताइए, एक सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, इसकी पीएच बताइए कितनी होगी। वेरी गुड, जल्दी से बताइए भैया पीएच कितनी होगी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कुछ तो गड़बड़ है दया, शिवम श्रीवास्तव। हाँ हेलो, हेलो, हेलो।
अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी वॉइस क्लियर है? अभी तो ठीक है ना? अभी आ रही है ना आवाज? ओके। अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? एक्चुअली मम्मी जी का कॉल था, वो या तो ध्रुव ने मिलाया होगा मम्मी के नंबर से और कॉल कर दिया, उधर से आवाज भी नहीं आ रही। ठीक है चलो। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर पीएच 7 हो गई इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है, लेकिन अगर पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो क्या सोल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है? अगर पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो क्या सोल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है? जल्दी बताइए। अगर पानी के अंदर HCl डाला तो क्या सोल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है? नहीं, इट कैन नॉट बी न्यूट्रल। यानी कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गलती है। ठीक है, वो गलती क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, वो गलती ये है कि वाटर जब ब्रेक होता है तो ब्रेक करके देता है H प्लस प्लस OH माइनस, और न्यूट्रल वाटर फॉर प्योर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है 10⁻⁻14। क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये हमारे पास, और ये फिक्स्ड होता है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू आप, या फॉर प्योर वाटर छोड़ो, फॉर वाटर, फॉर वाटर पानी के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। प्योर हो इम्प्योर हो कुछ भी डालो, पानी के अंदर ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। नाउ फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मतलब क्या रहेगा? जितना H प्लस रहेगा उतना ही OH माइनस रहेगा, क्योंकि कुछ और है नहीं। तो क्या मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसा बोल सकता हूं 10⁻⁻7? ये कैसे आया 10⁻⁻7? ये ऐसे आया 10⁻⁻7 की, यहीं से आ गया कि अगर मैं इन दोनों को x मान लूं तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसका मतलब x बराबर हो गया 10⁻⁻7। क्या हो गया? 10⁻⁻7 हो गया। अब एक बात बताओ, ये पानी जो है ये ब्रेक होकर दे रहा है आपको H प्लस और प्लस OH माइनस। भैया ये भी 10⁻⁻7 और ये भी 10⁻⁻7, और इसके अंदर जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला वो भी दे रहा है H प्लस और प्लस OH माइनस, ये भी दे रहा है 10⁻⁻7। सॉरी, ये आएगा Cl माइनस, और ये भी है 10⁻⁻7। अब पुराने वाले सवाल में गेट वाले भैया ने बोला था कि पानी के H प्लस को नेग्लेक्ट कर देना, मैंने उसकी बात को करके नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन 10⁻⁻7 के सामने क्या 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? क्या 10⁻⁻7 के सामने 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो आप जो गलती कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो आप उसमें पानी के डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे बच्चे, और इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा था। आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करें? तो क्या हम इतना समझ में आया ही नहीं आया? जल्दी बताओ दिक्कत कहां थी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो हो जाएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, मतलब इसको और इसको जोड़ दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या इन दोनों को ऐड कर दें और टोटल H प्लस आ जाएगा? बताइए जल्दी से। बोलिए भाई, क्या ये हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इतना हो गया
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻7 हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 2 इंटू 10⁻⁻14, जो नहीं हो सकता। पानी का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गेट 2020 का सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने हवा में, सिंपल 2 नंबर, अगर किसी ने ये पढ़ रखा होता तो याद रखिएगा मैं यहां पर ऐसे दोनों को ऐड नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर हमें एक पढ़ना होता है, याद होगा आपको, कभी आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट, लीच चैटेलियर्स प्रिंसिपल, लीच चैटेलियर्स प्रिंसिपल कभी केमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर लगता है। वो कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जब बाहर से पानी के अंदर कुछ डाल दिया जाता है इस तरह से, तो पानी कहता है कि चलो भाई तुम्हारा स्वागत है, अतिथि देवो भव, तो आप अपना H+ पूरा दो, मैं अपने H+ को थोड़ा सा कम कर लेता हूं। तो पानी क्या करता है, अतिथि का सम्मान करता है, इसे कहता है आप आराम से जितना H+ देना है आप उतना दो, मैं अपने को ही क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं। तो यहां पर पानी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कम डिसोसिएट होता है। कितना होता है, कम डिसोसिएट होता है। मैं पूरी प्रॉब्लम एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होगा नई कंडीशन में, एक्चुअल में जो वाटर डिसोसिएट होगा वो यहां पर ये X देगा, तो ये भी कितना बनेगा, X बनेगा, 10⁻⁻7 नहीं बनेगा, यहां पर दोनों X और X हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो टोटल H+ होगा वो होगा X + 10⁻⁻7, X आया वाटर से और 10⁻⁻7 आया यहां से, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा वो हो जाएगा आपके पास X। ठीक है। अब हमें मालूम है कि पानी का जो आयनिक प्रोडक्ट है KW, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻14। तो यहां से हो जाएगा X + 10⁻⁻7 और इंटू X, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁻7। यहां से हो जाएगा X² + 10⁻⁻7X और माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और गेट में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से आप एक बार X निकाल लेंगे, X आ जाएगा, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ भी आ जाएगा, वो कितना रहेगा, X + 10⁻⁻7, और जब ये आ जाएगा तो फिर यहां से आप pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, pH भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं पूरी प्रॉब्लम एक बार फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं। मैंने सवाल आपसे ये क्या किया था कि बच्चे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर हो तो pH क्या होगी, तो pH क्या होगी, तो आपने कहा कि सर 7 होगी। फिर मैंने पूछा अगर 7 होगी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो नहीं सकता अगर आपने उसके अंदर HCl डाला है तो मैंने कहा जब वाटर को देखो, जब वाटर ब्रेक होता है तो देता है H+ + OH माइनस। अब पानी का एक आयनिक प्रोडक्ट होता है जो बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। अभी इस पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी बताऊंगा, फिलहाल इतना देखते हैं। नाउ फॉर प्योर वाटर जितना H+ मिलेगा उतना ही OH माइनस मिलेगा, क्योंकि जितने वाटर होंगे वाटर से टूट कर ही तो बनना है। तो अगर वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 ही ये बनेंगे और 10 ही ये बनेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, दोनों x होंगे। तो x गुणा x बराबर 10 की घात -14 होगा, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻⁻7 हो जाएगी। x आ गया, x आने का मतलब H+ आ गया। अभी बताओ वाटर जब प्योर वाटर ब्रेक हो रहा है तो दे रहा है 10⁻⁻7 10⁻⁻7। इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक डाला था वो भी 10⁻⁻7, वो भी 10⁻⁻7। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम था 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब मैंने बोला था कि गेट के क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिख रखा था कि नेग्लेक्ट दिस H+ और OH माइनस फ्रॉम वाटर, पानी से आने वाले H+ और OH माइनस यानी कि पानी के डिसोसिएशन को क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। मैंने कहा उस सवाल में तो ठीक था, क्योंकि HCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, 10⁻3 10⁻4 के सामने आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या 10⁻7 के सामने इस 10⁻7 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप कहेंगे सर नहीं कर सकते।
और यही गलती हो रही थी, इसीलिए आपका आंसर 7 आ रहा था, जबकि 7 हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली टोटल H प्लस क्या है, 10⁻⁻7 से ज्यादा है, क्योंकि सोल्यूशन हैज टू बी एसिडिक। इतना क्लियर हो गया। फिर मैंने दूसरा पूछा कि अच्छा फिर ऐसा करते हैं, इतना H प्लस आ रहा है पानी से और इतना H प्लस आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो भी गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो H प्लस इतना हो गया और OH माइनस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। लेकिन H प्लस और OH माइनस इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बच्चे, वो 10⁻⁻14 कांस्टेंट रहना है। क्या रह पाएगा कांस्टेंट? कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, इसका मतलब अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर मैंने बोला एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि भाई एक सर्टेन स्पेस में सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पानी के अंदर अतिथि है, गेस्ट है, मेहमान है। तो वाटर इसका सम्मान करते हुए कहेगा कि आपको जितना H प्लस देना है उतना H प्लस दो, मैं अपने H प्लस को थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं। तो जब बाहर से H प्लस इसमें प्रोवाइड किया जाता है तो वाटर का डिसोसिएशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप बाहर से खाना खा के आओगे तो क्या घर में उतना ही खाना खा पाओगे? जब आप बाहर से कुछ खा के आओगे, अब मुझे एक मूवी याद आ रही है, कौन सी, हाँ, रब ने बना दी जोड़ी। तो रब ने बना दी जोड़ी देखिए ना, हमारे शाहरुख भैया बाहर से बिरयानी खा के आते हैं, तो घर पे कितनी बिरयानी खाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आप, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जब बाहर से H प्लस इतना आ गया तो पानी का 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, थोड़ा सा डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। कितना होगा, कितना कम होगा, हमें नहीं पता। तो हम मान लेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन X होगा। तो अगर ये वाटर तोड़कर H प्लस X दे रहा है तो OH माइनस भी तो X ही बनेगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और मतलब कोई सॉल्ट हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कोई सॉल्ट होना चाहिए, कोई इनऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए, या कोई इनऑर्गेनिक बेस होना चाहिए, तो वो 100% डिसोसिएट करते हैं। एसिटिक एसिड होगा, सिरका, ऑर्गेनिक एसिड, वो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, तो ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे कि अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कितना आ रहा है, 10⁻⁻7, 100% आएगा। लेकिन पानी से कितना आ रहा है, ओनली X, तो दोनों को ऐड कर दिया तो H प्लस कितना हो गया, X प्लस 10⁻⁻7, ठीक है। अब OH माइनस कितना होगा, OH माइनस को कि पानी से बन रहा है तो पानी से जितना H प्लस X बनेगा उतना ही OH माइनस बनेगा, तो OH माइनस भी कितना होगा, X। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट, 10⁻⁻14। तो मैंने यहां पर H प्लस की और OH माइनस की वैल्यूज लिख दी और ये मेरे पास आ गया। इससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से सॉल्व करूंगा, X आ जाएगा, और X आ जाएगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, X प्लस 10⁻⁻7 है, और pH क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से, और अगर आ गया तो फटाफट आंसर भी बता दो कि pH कितनी आ रही है, जल्दी बताइए आंसर, pH कितनी आ रही है इसकी, ठीक है। X की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो और इसकी pH बता दो। तो आगे से कभी भी याद रखिएगा, अगर नेग्लेक्ट करके नहीं बोला है तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, H प्लस का डिसोसिएशन आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3 की रेंज में हो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता 10⁻⁻7 और वाटर का होता 10⁻⁻7, तो ये लगभग कितना है, 100 टाइम्स ज्यादा है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 10⁻⁻6 के सामने 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 10 के आगे 1 को नहीं कर सकते, 100 के आगे 1 को कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बता दो, फिर मैं बताता हूं कि गेट में इसी पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर में पूछा है गेट 2020 में, और वो भी गेट 2020 का ही क्वेश्चन है शायद। देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन गेट 2020 के हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पर 3 नंबर का पूछ रखा है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का और वाला क्वेश्चन 2 नंबर में, एक ही कॉन्सेप्ट पर 3 मार्क्स का अभी लास्ट ईयर पूछा गया। तो इस बार हो सकता है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछ ले।
ये यहाँ पर इन्होंने आयरन प्रोडक्ट कर दिया, दिस इज नॉट आयरन प्रोडक्ट, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर PKW। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो PKW इज इक्वल्स टू दे रखा है 14। अब आप कहेंगे सर ये अभी तो आपने बताया था 10⁻⁻14, यहां पर दे दिया 14, ये क्या चक्कर है, इसको भी देखेंगे अभी। फिर कह रहा है इफ अ रेन वाटर सैंपल हैज अ pH ऑफ 5.6। 5.6 क्यों? क्योंकि ये याद है आपको एसिड रेन की बाउंड्री थी, इससे कम pH होता है तभी एसिड रेन बोलते हैं। प्रणव तिवारी जी, सर क्या आप अपना नंबर देना चाहे? बेटा नंबर तो मैं रोज मालूम ही, आप सब बच्चों का नंबर क्लास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 7409970758 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7409970758 पर, ठीक है। हाँ बट कल दिन में कीजिएगा कॉल, अभी नहीं मत कीजिएगा। तो PKW कितना रहेगा 14, pH कितना है 5.6 है, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा है 10⁻⁻9 मोल पर लीटर की टर्म में। आंसर भी आ गया, वेरी गुड, 3.98 3.981, हाँ ठीक है, यही होगा शायद, देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको बताया था 10⁻⁻14। दोनों साइड में निगेटिव लॉग ले लो, दोनों साइड में क्या ले लो, निगेटिव लॉग। तो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इंटू निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, और राइट साइड में कितना हो जाएगा 14, राइट साइड में कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस निगेटिव से जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस प्लस निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 14। अब ये टर्म क्या लिखी हुई है, pH, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज कॉल्ड POH, और इस 14 को लिख देते हैं PKW, इसको क्या लिख देते हैं PKW, और जिसकी वैल्यू कितनी है 14 है। तो यहां पर ये भी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि pH प्लस POH दोनों का समेशन जो है वो 14 के बराबर होता है, 14 के बराबर। अभी बात करते हैं सत्यम जी, आपसे पहले सवाल करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, तो हमें मालूम है कि pH प्लस POH ये कितना रहता है 14। अब यहां से आप दो तरीके से सवाल को बना सकते हो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले आप यहां से POH निकाल लो, तो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 5.6, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 8.4, ठीक है, 8.4 POH आ गया। अब हम जानते हैं POH का मतलब क्या है, POH का मतलब क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है, यहां से, और POH कितना है आपके पास 8.4 या 8.6, 8.4, 8.4, तो 8.4, तो OH माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻ माइनस का 8.4, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 10⁻⁻ माइनस का 8.4। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है 10⁻⁻9 के मल्टीपल में, किसके 10⁻⁻9 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻�9 के मल्टीपल में करना है, तो इस हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻8.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 और डिवाइडेड बाई 10⁻9, तो ये हो जाएगा 10⁻0.6 इंटू 10⁻�9। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, 10⁻0.6 की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया, एक तरीका ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट था, वो ये था कि आपको pH मालूम है कितनी
5.6। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻5.6। तो हमें मालूम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5.6। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? अविनाश सर मैंने सॉल्व नहीं किया है उसको, आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे यार, तरीका मैंने बता दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेटर से करोगे तो सही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। हाँ भी सत्यम गुप्ता जी, अब आपकी बात करते हैं सर, एसएससी सीजीएल दूं या एसएससी जेई मेंस, बिकॉज बी सिविल से क्यों? अगर प्री क्वालिफाई होता है आपका, अब मुझे नहीं पता प्री क्वालिफाई, अभी तो रिजल्ट आएगा, खैर प्री क्वालिफाई होता है तो आप मेंस दो। क्यों? क्योंकि मेंस में आपको हार्डली 2-3 हजार स्टूडेंट से कॉम्पीट करना है। प्री अगर ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, वो भी सिर्फ सिविल वालों से, बहुत कम लोगों से कॉम्पीट करना है। सीजीएल की तरफ जाते हो नॉन टेक में, तो आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक सबसे कॉम्पीट करना है, और उनसे भी कॉम्पीट करना है जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से, या उनका प्री क्वालिफाइड है या मेंस क्वालिफाइड है, फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे भी एसएससी सीजीएल देते हैं, राइट। तो अपना प्रिपरेशन का लेवल, अगर तुम्हारी उस लेवल की तैयारी है तो भैया वो दो, नहीं तो ये दो। सोचना क्या है, ठीक है, सोचना क्या है। तो जिस लेवल की आपकी तैयारी है उस हिसाब से सोचो, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि भैया पढ़ाई कर लूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर लूँ, या इंडिया की क्रिकेट टीम में अप्लाई करके देखूँ, ठीक है। तो उस लेवल के प्लेयर हो तो भाई वहाँ जाके खेलो, और नहीं तो अपना चुपचाप जहाँ तुम्हारी कैपेसिटी है वहाँ की बात करो, ठीक है। चलो, तो अब इस तरह के सवाल आप लोग कर लेंगे। पीएच वाले में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, इसके आसपास का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल कोई दूसरा देने वाला था बट मैं रुक गया, मैंने कहा वो एग्जाम्पल नहीं देता हूं, यही ठीक है। चलो, अब ध्यान दो, कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं इस पर, मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट के, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट पीएच का। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि वाटर के दो सॉल्यूशन आपके पास हो सकते हैं, इसकी मोलरिटी m1 है और इसकी मोलरिटी m2 है, इसका वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है, और इन दोनों को मिलाकर हमने वॉल्यूम बना दिया v1 प्लस v2, दोनों को ऐड कर दिया। अब सिंपल सा बात ध्यान रखना कि मान लो ये एक बीकर है और इसमें 1 चम्मच चीनी है, और ये दूसरा बीकर है जिसमें पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली, और दोनों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो टोटल चीनी कितनी रहेगी 3 चम्मच। पानी बढ़ जाएगा नो डाउट, बट चीनी का अमाउंट भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ठीक है। कोई बात नहीं अभिषेक जी, अच्छा थैंक यू, मैं कुछ और समझ बैठा था, ठीक है, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। तो देखो बेटा, अभी आपको बताया था कि मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स या मोलैरिटी बराबर क्या होता है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हमने बोला था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हमने बोला था मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, थोड़ा जल्दी जल्दी राइटिंग का ध्यान नहीं रखूंगा, मोल बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो बच्चे सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास दो सोल्यूशन है, अगर मेरे पास दो सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1,
तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स N1 है वो कितने रहेंगे, M1V1, और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N2 बराबर कितने रहेंगे, M2V2। तो बालक टोटल मोल्स कितने हो गए इस रिजल्टेंट सोल्यूशन में, टोटल मोल्स कितने हो गए M1V1 प्लस M2V2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2। तो ये हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट मोलैरिटी, या कहिए रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जब रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो मुझे पता है यहां से H प्लस कितना मिलेगा, और फिर मैं पीएच क्या है, निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फटाफट अभी इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, इतना काफी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्डनेस पर। गेट में इस तरह के क्वेश्चन भी भर भर कर पूछे गए हैं, इस तरह के भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फटाफट इसको कीजिए। सवाल पढ़िए। क्वेश्चन है, फॉर अ सैंपल ऑफ वाटर विद द आयनिक कंपोजिशन शोन बिलो, द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट आर। ठीक है, अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया मिली इक्विवेलेंट का। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा मोलैरिटी को या मोल्स को एक टर्म होती है एन फैक्टर, जिसको हम लोग आयन की बैलेंसी भी बोलते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कर रखा है हमें कि कैल्शियम 2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 है, ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 4 to 5 और सोडियम का यहां पर 7 है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन है। सही है, और इधर आपके पास ये क्या दे रखा है, बाइकार्बोनेट। भैया पढ़ लो यार, बाकी सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी टाइम वैसे ही कम है। ठीक है, रात को 9 बजे दूसरी क्लास भी है, ये सब बात कर लेंगे, एई का रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसीज कब आएंगी, जब समय होगा, है ना। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। अब पहले यहां पर एक बात बताइएगा, आपको मालूम है एक टर्म हम लिखते हैं जनरली कि कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना बहुत अच्छे से। क्या कह रहे हैं, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो टोटल हार्डनेस या एल्केलिनिटी, इन दोनों में जो भी कम होता है उसके बराबर होती है, उसके बराबर होती है। और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो सॉरी, अरे भाई डरे तो नहीं यार, अचानक से आ गई छींक और माइक बंद करना रह गया। एकदम से आगे माइक भी बंद नहीं हो पाया। ठीक है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल हार्डनेस माइनस एल्केलिनिटी। अब यहां पर भी आपके कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, बधाई हो नदीम जी आपको। मान लीजिए आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो टूट कर देगा कैल्शियम 2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, अब देखिएगा ये जो कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, ये जब वाटर से रिएक्शन देता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपके पास OH माइनस प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, और वीक एसिड क्या होते हैं, इनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इनका डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये भी टूटते हैं फर्दर। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है। इसका मतलब सोल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक।
सोल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक। ठीक है, बेसिक मतलब एल्केलाइन, बेसिक मतलब एल्केलाइन, इसलिए आपको यहां पर क्या मिलेगा, एल्केलिनिटी मिलेगी। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो कैल्शियम 2+ देगा, कार्बोनेट देगा। ये कार्बोनेट जो होता है वो पानी के साथ रिएक्शन करके OH- बनाता है। कैसे बनाता है इसको भी फटाफट देख लेता हूं मैं। तो देखिएगा, ये CO3 2- है और प्लस वाटर, वाटर क्या करेगा, ये ब्रेक होगा H+ में और OH- में। तो हम यहां पर 2 वाटर लेंगे तो 2 H+ मिलेगा और 2 OH- मिलेगा। ठीक है भैया, अब ये जो H+ और कार्बोनेट है ये कंबाइन होकर क्या दे देगा, H2CO3, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा 2 टाइम्स OH-। अब ये ब्रेक होकर देता तो है H+ लेकिन बहुत कम देता है, बहुत कम देता है, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट OH- होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये H2CO3 जो होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, कम डिसोसिएट होता है। इस वजह से H+ और OH- क्या हो जाते हैं, अनइक्वल। शायद यहां से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से, क्योंकि जो H+ था, मान लो मैंने कहा कि 100 OH- थे और 100 H+ थे, ऐसे समझ लो आप, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मैं यही समझा देता हूं। मान लेते हैं जो OH- थे ये भी 100 थे और जो H+ थे वो भी 100 थे। अब 100 में से 50 H+ जो है वो H2CO3 की फॉर्म में है और 50 फ्री है, जबकि OH- 100 के 100 छुट्टे पड़े हैं, तो OH- ज्यादा हो जाएगा। तो 100 में से 50 इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, लेकिन 50 OH- फिर भी रह जाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन इसके उल्टा, अगर इसी पानी के अंदर हमने कैल्शियम सल्फेट डाला होता, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट टूटकर बनाता है कैल्शियम 2+ और प्लस सल्फेट 2-। अब जब इसमें हम लोग पानी डालते हैं H2O, तो इधर बनता है कैल्शियम रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, और ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड SO4 2- बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये टूटकर दोबारा से क्या बनाएगा, कैल्शियम 2+ प्लस 2OH-। तो H2SO4 भी टूटकर बनाएगा 2H+ और प्लस SO4 2-। मतलब इसका बनना ना बनना एक ही बात है, इसका बनना ना बनना एक ही बात है, क्योंकि ये जितना H+ आएगा उतना ही OH- आएगा। तो यहां पर सोल्यूशन क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल। सोल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल। सोल्यूशन एल्केलाइन नहीं होगा, सोल्यूशन एल्केलाइन नहीं होगा, इसकी वजह से सल्फेट के कारण पानी के अंदर कोई एल्केलिनिटी नहीं होगी। सल्फेट की वजह से पानी के अंदर कोई एल्केलिनिटी नहीं होगी, जबकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हम लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं कि निगेटिव यानी कि एनायन की वजह से एल्केलिनिटी होती है, बट याद रखना सारे निगेटिव चार्ज्ड आयंस की वजह से एल्केलिनिटी नहीं होती है। तो एल्केलिनिटी सिर्फ OH- बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से होती है। सेम चीज क्लोराइड के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन यहां पर अभी एक पॉइंट और समझो, तो सल्फेट की वजह से एल्केलिनिटी तो नहीं होगी, लेकिन भैया हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो याद रखिएगा हार्डनेस होती है कैल्शियम 2+ की वजह से। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम 2+ की वजह से। तो अगर पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट है, अब यहां पर समझिएगा, अगर पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस तो होगी, हार्डनेस तो होगी, बट एल्केलिनिटी नहीं होगी, बट एल्केलिनिटी नहीं होगी। लेकिन पानी के अंदर अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें हार्डनेस भी होगी और एल्केलिनिटी भी होगी। अब मान लो कैल्शियम सल्फेट है X और कैल्शियम कार्बोनेट है Y, तो भैया टोटल कैल्शियम कितना हो जाएगा सर, टोटल कैल्शियम हो जाएगा X + Y, जो किसके बराबर है सर, हार्डनेस के बराबर है। और एल्केलिनिटी कितनी होगी, एल्केलिनिटी सर ये होगी केवल, एल्केलिनिटी होगी केवल आपके पास किसके, कार्बोनेट के बराबर, यानी कि Y के बराबर, Y के बराबर। तो आप मुझे बताओ कि इस समय हार्डनेस और एल्केलिनिटी में कौन कम है, कौन कम है। आप कहेंगे सर एल्केलिनिटी कम है, ये केवल Y है और ये केवल X + Y है। अच्छा, तो इसमें कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी है सर, ये वाली हार्डनेस जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस है, ये वाली हार्डनेस जो है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। तो हमने क्या देखा कि जो कार्बोनेट हार्डनेस है
वो एल्किलिनिटी के बराबर है, क्योंकि ये कम है, क्योंकि टोटल हार्डनेस जो थी वो x प्लस वाई के बराबर थी। तो सर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो गई? सर टोटल हार्डनेस में से एल्किलिनिटी को माइनस कर दो तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ गई। कॉन्सेप्ट बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये एग्जांपल अगर आप याद रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम जो गिवन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फटाफट करते हैं, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। ठीक है, लेकिन अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी बता देता हूं, ये ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट का क्या चक्कर है, एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। नाउ इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट, अब देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 है, तो ये रिएक्शन करके क्या देगा, Na2SO4 और प्लस H2O देगा। बट समस्या क्या है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक H2SO4 के लिए मुझे 2 सोडियम चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सोडियम से केवल एक OH माइनस मिलता है, जबकि एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 H प्लस मिलते हैं। तो 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 2 OH माइनस चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब NaOH बुरा मान गया, बोला भैया मुझे ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड को 2 से डिवाइड कर दो तो कोई समस्या आ जाएगी क्या? हमने कहा भाई कर लेते हैं यार, क्यों बुरा मान रहे हो। H2SO4 को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि एक NaOH कितने के इक्विवेलेंट हो गया, हाफ H2SO4 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कर लेते हैं, हमने एक नई टर्म डिफाइन कर दी, ग्राम इक्विवेलेंट। हमने क्या डिफाइन कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने क्या डिफाइन कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है मोलर मास या मोलर मास मत कहिए, ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मोल्स थे ना उसी तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे हम लोग। आप ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं और केवल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान मत होना, केवल चीजें जो है वो एक सर्टेन वे में कनेक्टेड है। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ये भी बहुत इजी है, इट इज नथिंग बट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एंड दिस एन फैक्टर इज नथिंग बट बैलेंसी। दिस इज नथिंग बट बैलेंसी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एम अपॉन बैलेंसी। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैल्शियम 2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलर मास कितना होता है आपको मालूम है, 40। तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4, ठीक है 20। मान लीजिए मुझे H2SO4 का निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करते हैं तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस मिलता है। तो इसका जो मोलर मास होता है वो 98। तो 98 डिवाइडेड बाई 2, चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो टोटल, चाहे टोटल निगेटिव ले लो, बात एक ही है। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। ठीक है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस भी एक ही आएगा और OH माइनस भी एक ही आएगा। ठीक है, तो m/1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं किसी भी स्पीसीज का। अब सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाता हूं तो मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एन फैक्टर से ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल इनके ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दो, आप बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब देखिए आपको मालूम है जो टोटल हार्डनेस होती है पानी के अंदर, जो टोटल हार्डनेस होती है वो बेसिकली कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस के बराबर होती है।
इन दोनों की वजह से होती है। हार्डनेस क्या होता है, आई होप ये आप पहले से जानते होंगे कि साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CO निगेटिव Na+, CH3 नहीं, C17H35 होता है एक्चुअली, C17H35CO निगेटिव Na+। जब ये पानी में घुलेगा तब झाग बनेंगे। जब ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला पार्ट, जब ये पानी में घुलता है तो झाग बनते हैं। लेकिन क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करके तली में बैठ जाते हैं, स्कम फॉर्म कर लेते हैं, वो व्हाइट व्हाइट पाउडर बन जाता है, जिसकी वजह से झाग नहीं बन पाते और हम ऐसे पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर। तो बच्चे जब हम लोग बोलते हैं कि हार्डनेस एज इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब समझो ये सारी कहानी मैंने बताई क्यों। हार्डनेस एज इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमें यहां पर लिखना हो तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कैल्शियम के इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो याद रखिएगा कैल्शियम का वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2+, ऑब्वियस सी बात है यहां पर रहेगा, प्लस मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+ जितना भी दिया होगा अपॉन ई ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब देखिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या 40/2 इज इक्वल्स टू 20। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज इक्वल्स टू कितना होता है, 24 होता है, तो ये हो जाता है 24/2 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जोड़ लेना आप, 100 आएगा, तो 100/2 इज इक्वल्स टू जाएगा 50। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x/20 प्लस y/12 इज इक्वल्स टू z/50। तो आपको ये x गिवन रहेगा कैल्शियम का अमाउंट, y गिवन रहेगा मैग्नीशियम का अमाउंट, आप z निकाल देना, z इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। यही आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? तो x/20 प्लस y/12 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 50। ये आप इक्वेशन लगा देंगे, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं फटाफट आपको एक करवा देता हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन देखिए, अब वाटर सैंपल एनालिसिस डेटा इज गिवन बिलो, आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन mg पर लीटर। तो 1 लीटर पानी ले रखा है, तो 1 लीटर के मतलब हमें बेसिकली क्या है, उसका वेट मालूम है। तो कैल्शियम 2+ का वेट कितना है, 60, मैग्नीशियम का कितना है 30, और बाइकार्बोनेट का कितना है 400। ये साथ में इसके एटॉमिक वेट दे रखे हैं, बट इनकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशन आपको पहले करा। हाँ, 9 बजे वाली क्लास होगी, बस 5 मिनट और ले रहे हैं इस क्लास के लिए, फिर आगे कल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसने सारे कॉन्सेप्ट बताने भी जरूरी थे। और हमसे पूछा क्या है प्रॉब्लम में, देखिएगा तो कार्बोनेट हार्डनेस पूछिए आपसे एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल हार्डनेस निकालोगे। टोटल हार्डनेस मैंने अभी बोला x/20 प्लस y/12 बराबर z/50 से निकाल देना। x कितना दे रखा है बेटा 60, और y कितना दे रखा है 30, तो आप लिखेंगे 60/20 प्लस 30/12 इज इक्वल टू z/50। यहां से z निकाल देना, भैया 28 फरवरी से पहले क्या है ऐसा, 28 फरवरी से पहले ऐसा क्या है बालक, क्यों भाई?
ठीक है, तो यहां पर जेड की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ। 225 क्या दे रहे हो, फाइनल आंसर दे रहे हो क्या, क्यों दिलीप? यहां से जेड की वैल्यू बताओ। तो यहां आपके पास आ जाएगा टोटल हार्डनेस। याद रखना मैं यहां पर ये 12 लेके चल रहा हूं, जबकि यहां पर ये आएगा 12.15, यहां पर 12.15 आएगा, ठीक है 12.15, क्योंकि ये 24.31 दे रखा है, हमने 24 मान के चला है। तो यहां से आप जेड की वैल्यू निकाल लेंगे तो इट विल गिव यू टोटल हार्डनेस। या तो 225 तो नहीं आ रही वैल्यू, ये तो ज्यादा आएगी, कुछ गड़बड़ है आपका, देखो। हाँ 275, 275, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 275, राइट, ठीक है। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर एल्कलिनिटी होगी, क्योंकि और कोई आयन तो है नहीं, तो एल्कलिनिटी किसकी वजह से होगी, एल्कलिनिटी ये होगी बाइकार्बोनेट की वजह से। तो अगर इसको भी मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 माइनस इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। तो HCO3 माइनस इसका वेट कितना दे रखा है 400, इसका वेट दे रखा है हमें 400, 400। और बेटा इसका वेट कितना दे रखा है 61, तो 61 डिवाइडेड बाई 1, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना आएगा 61 ही आएगा। 61 इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे मालूम है उसका कितना है 50, तो इसको मैंने लिख दिया मान लो W/50। तो यहां से W की जो वैल्यू आ रहेगी वो रहेगी 400 गुणा 50 और बटे कितना 61, ये वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये वैल्यू आप निकाल लोगे कितनी आ रही है फटाफट बताना। ये वैल्यू आ रही है शायद 327, ये वैल्यू आएगी शायद 327, देख लेना। तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होती है, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी। तो टोटल हार्डनेस कम है, इसका मतलब आंसर शुड बी 275, इसका मतलब आंसर शुड बी 275, ठीक है। चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कल, आज क्योंकि बेसिक चीजें ज्यादा बतानी थी तो थ्योरी में ही ज्यादा समय चला गया, बट वो चीजें बहुत जरूरी थी। देखो आपने खुद भी देख लिया कि हमारा आते हुए क्वेश्चन जो है वो 2-3 नंबर के गलत हो सकते हैं अगर वो छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती। तो कल थोड़ा स्पीड से क्वेश्चंस हो पाएंगे, थोड़ी ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे, बट अभी इसमें और आप देखिए उठाकर देख लो आप गेट के क्वेश्चन, यार इन कॉन्सेप्ट पर हर साल 2-3 नंबर का पूछता ही पूछता है, ठीक है, पूछता ही पूछता है। तो अभी इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, हार्डनेस के अलग अलग तरीके से डेटा गिवन होगा तब। फिर थोड़े क्वेश्चन सेडिमेंटेशन के हैं, कुछ फ्लक्चुएशन टैंक के हैं, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट और पावर वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं केवल लेके आ रहा हूं जो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, या गेट में कम से कम 3-4-5 बार सवाल पूछ रखे हैं, हर 2 या 3 साल में एक बार उस पर सवाल आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, 9 बजे मिलते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक, जिसमें अपना कंसोलिडेशन होगा पेड बैच में। तो भैया जिन्होंने भी अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, वो चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे इस नंबर पर 7409970758 पर, ठीक है। सोम कंप्लीट हो गया है, सॉइल में मेन आज से कंसोलिडेशन शियर स्ट्रेंथ ये सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रक्चर भी आज ही स्टार्ट हुआ है। फी केवल 1000 रुपीज है टेक्निकल की और 1000 ही है नॉन टेक्निकल की। भैया यार मैं भाई साहब यार मैं सर्वे की मैराथन का भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, उसकी वजह है कि अभी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी 4 क्लासेस चल रही हैं, मेंस का कन्वेंशनल का भी बैच चल रहा है, ये वाला प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, इसके अलावा फिर आपका क्या कहते हैं 2 क्लासेस पेड के, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बाकी बच्चे सर्वे के लिए यार, इंटरव्यू के लिए क्या सर्वे की मैराथन क्लास करवाना है ना, कोई आपसे वहां पर कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें तो ना पूछेगा इंटरव्यू में, एक सुपरफिशियल चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर जाओ। और इंटरव्यू कभी भी जैसा आप एक्सपेक्ट करके जाते हो ना वाला वैसा नहीं होता है। तमराज भैया HCO3 माइनस को इग्नोर नहीं किया,
जो हार्डनेस होती है वो केवल पॉजिटिव मल्टीवेलेंट आयन की वजह से होती है। असली हार्डनेस कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की वजह से होती है। HCO3- CO3 सल्फेट या क्लोराइड उनकी वजह से हार्डनेस नहीं होती है। इसीलिए मैंने बताया बेसिकली हार्डनेस मतलब क्या, इसका मतलब फिर आपको हार्डनेस का आइडिया नहीं है। हार्डनेस मतलब क्या बताया कि ये जो साबुन के अंदर ये जो आयन होता है ना निगेटिव वाला C17H35CO निगेटिव, इसको कौन सेटल डाउन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बेटा निगेटिव से पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा ना, निगेटिव तो करेगा नहीं। तो जो हार्डनेस होती है वो पॉजिटिव आयन की वजह से होती है। इसलिए जब मैंने हार्डनेस लिया तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को लिया, बाइकार्बोनेट को नहीं लिया। लेकिन एल्कलिनिटी किसकी वजह से होगी, वो निगेटिव वाले की वजह से होगी। क्यों, वो पानी के अंदर में से H+ खींच लेगा, निगेटिव वाला क्या करेगा, पानी से H+ खींच लेगा और और OH- पानी के अंदर चला जाएगा। तो एल्कलिनिटी जो होगी वो बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। सही है, चलिए थैंक यू ऑल। फटाफट वापस आना है, डिनर विनर कर लो, मैं भी खाना वाना खाता हूँ, फिर क्लास लेनी है सॉइल की। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। हाँ चलो अनिल ने ये भी, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। ठीक है, लो आपको सोर्स बता दिया, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।